नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी एक और जिंदगी। इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लेखक के विषय में यहाँ परिचय प्राप्त करेंगे ताकि हम कहानी को अच्छे से समझ पाएं और कहानी के जो परीक्षा उपयोगी तत्व हैं कि प्रत्येक जो रचनाकार है वो विशिष्ट प्रकार की शैली का प्रयोग करता है अपने जीवन अनुभवों के आधार पे और अपने ज्ञान के आधार पे। थोड़ा सा मोहन राकेश का परिचय प्राप्त करने के बाद सहज ही ये कहानी आपके समझ में आ जाएगी कि कहीं ना कहीं उनके वास्तविक जीवन की झलकियां भी इस कहानी में हमें देखने को मिलती हैं। आइए देखते हैं लेखक परिचय। नई कहानी बृहत्रयी के सबसे प्रखर व्याख्याता और प्रतिभा संपन्न रचनाकार मोहन राकेश का जन्म 1925 में पंजाब के अमृतसर जिले में हुआ तथा देहावसान 1972 में हुआ। लेखक परिचय यदि आप विस्तार से देखना चाहें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, रचना एवं रचनाकार, वहाँ पे लेखकों का परिचय विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ केवल इनकी कहानी के विषय में ही हम जानेंगे ताकि अन्य लोग जो इस कहानी को देख रहे हैं लेकिन वो कोई परीक्षा नहीं देने वाले हैं बल्कि साहित्य में उनकी रुचि है इसलिए ये कहानी सुन रहे हैं तो उन्हें बोझिल ना लगे वीडियो। मोहन राकेश का व्यक्तित्व एक बेचैन व्यक्ति का व्यक्तित्व था, इसलिए उनकी बहुत कम लोगों के साथ पटरी बैठ सकी। वे अपनी पहली पत्नी को भी साथ लेकर न चल सके। उनके इस बेचैन और खंडित व्यक्तित्व का प्रभाव उनके लेखन पर भी पड़ा है। जैसा कि हम जानते हैं, अभी कल नई कहानी को हम पढ़ रहे थे विस्तार से, तभी मैंने उसमें आपको बताया था कि नई कहानी में क्या है। बेचैनी, खंडित व्यक्तित्व, टूटन, संत्रास, त्रासदी, अकेलापन, इन सब का जो वर्णन है वही तो नई कहानी का मूल प्रतिपाद्य है। तो नई युग के कहानीकार हैं, यानी नई कहानी आंदोलन जो चला था 1950 से लेकर 60 के मध्य में जो कहानियां लिखी गई उन्हें हम नई कहानी के नाम से अभिहित करते हैं, क्योंकि जो पुरानी कहानियां थी प्रेमचंद युग की, प्रेमचंद से पूर्व और प्रेमचंदोत्तर युग, उन सभी कहानियों से ये कहानियां कुछ अलग हैं। तो इसी के जो प्रमुख रचनाकार हैं मोहन राकेश, उनके जीवन में वे केवल अपनी माँ के साथ भावात्मक स्तर पर जुड़े रह सके। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे तथा हिंदी नाटक और रंगमंच को उन्होंने एक नई दिशा प्रदान की। उनका अध्ययन और अनुभव संसार बहुत व्यापक था। इनके लिए विस्तार से, जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग से पढ़ेंगे, लेकिन नेट परीक्षा के हिसाब से देखें तो इनके जो नाटक हैं ये नाटककार के रूप में विशिष्ट स्थान रखते हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस सभी बहुत फेमस हैं। विशेषतः आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे एक साहित्यकार के 2 नाटक लगे हुए हैं। किसमें? नेट परीक्षा के सिलेबस में। और इनका जो यात्रा वृतांत है आखिरी चट्टान, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो नाटक है, नाटक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आधे अधूरे नाटक आपको पूरा मिल जाएगा। आषाढ़ का दिन भी हो सकता है आप कुछ दिनों बाद ये वीडियो देखें तो यह भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। एक बार आप सभी लोग प्लेलिस्ट चेक करते रहा करिए। आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में जो भी कहानी, निबंध, नाटक वगैरह लगे हुए हैं तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक करते रहा करिए। आगे देखते हैं। कहानीकार के रूप में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ हमारा उद्देश्य सिर्फ कहानी एक और जिंदगी पढ़ना है, तो हम सीधा उसी पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, विस्तार में नहीं जाएंगे। एक और जिंदगी में क्या है यह देखते हैं। एक और जिंदगी मोहन राकेश की सबसे चर्चित कहानी रही है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि यह कहानी काफ़ी हद तक आत्मकथात्मक है। मोहन राकेश की डायरी पढ़ने पर उनके जीवन की अनेक घटनाएं हमारे सामने आती हैं जो इस कहानी में भी वर्णित हैं। एक और जिंदगी असफल दाम्पत्य की त्रासदी और उसके बच्चे पर पड़ने वाले प्रभाव को बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से रूपायित करती है। कहानी का नायक प्रकाश वीणा से विवाह करता है और उनका बेटा पलाश भी हो जाता है, किंतु प्रकाश को लगता है कि जिस औरत से वह प्यार नहीं करता उसके साथ नहीं रह सकता। वह बीना को छोड़ देता है, किंतु पलाश बीना के साथ चला जाता है। प्रकाश उसके बाद निर्मला से विवाह करता है जो विक्षिप्त है। उसके विक्षिप्तता से परेशान होकर प्रकाश कश्मीर चला जाता है, जहाँ उसकी भेंट बीना और पलाश से होती है। वह बीना से प्रार्थना कर पलाश को 2 दिन अपने साथ रखता है, जैसे उसे एक नई जिंदगी मिलती है। एक और जिंदगी। पलाश अपने बालोचित व्यवहार से उसके मन को मोहाविष्ट कर लेता है। 2 दिन बाद जब वीणा उसे लेने आती है तो उन दोनों के चले जाने के बाद प्रकाश क्लब में जाकर जमकर शराब पीता है, जुआ खेलता है और बारिश में भीगता हुआ कमरे में लौटता है।
कहने का तात्पर्य है कि लेखक का जो निजी जीवन रहा है, जैसा कि हमने पढ़ा कि वो अपनी पहली पत्नी के साथ नहीं रह सके, तो ये सारी चीज़ें इस कहानी में देखने को मिलती हैं और ऐसा लगता है कि ये कहानी ना होकर उनके स्वयं के जीवन की हकीकत है, वास्तविकता है। इस कहानी में प्रकाश कमजोर पात्र होते हुए भी जीने की इच्छा से लवरेज है, जैसे कि कहानी का नाम है एक और जिंदगी, यानी जैसे वो हमेशा वो सोचता है कि क्या दोबारा से ज़िंदगी शुरू की जा सकती है। एक ज़िंदगी में बहुत सारी ज़िंदगियों को जी लेना चाहता है कहानी का प्रकाश, जो प्रमुख पात्र है। एक ज़िंदगी उसने बीना के साथ जी, दूसरी निर्मला के साथ, दोनों में वह सफल रहा, पर क्या उसे एक और ज़िंदगी जीने का अवसर मिलेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह है। यही इस कहानी के शीर्षक की सांकेतिकता है, यानी यही प्रतीक है। प्रत्येक शीर्षक कुछ ना कुछ कहता है, यानी जो कहानी है उसके बारे में विशेष संदर्भों में ही जो लेखक हैं अपने कहानियों के शीर्षक रखा करते हैं। कहानी का अधिकांश भाग पूर्वाभास की शैली में लिखा गया है और मोहन राकेश ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ प्रतीकों का प्रयोग किया है। जैसे कोर्ट में तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करते समय एक चिड़िया का बच्चा पंखे से टकराकर नीचे आ गिरता है, वह पलाश का प्रतीक है। चिड़िया का बच्चा यानी कि उनका प्रकाश और वीना का बच्चा। कहानी में मोहन राकेश ने नाट्य शैली का बड़ा सार्थक प्रयोग किया है, क्योंकि वस्तुतः नाटककारी हैं वो। क्लब से भीगते हुए जाते प्रकाश को लगा कि सड़क पर वह अकेला नहीं है, कोई और भी अपने नन्हे नन्हे पांव पटकता उसके साथ चल रहा है। वह पीछे देखता है तो वहाँ एक भीगे हुए कुत्ते को पाता है। स्पष्ट है कि उसका अतीत और उसका आकांक्षित पलाश है, जबकि वर्तमान और यथार्थ क्या है? भीगा हुआ कुत्ता। यही उसकी जिंदगी की त्रासदी है और अपनी व्यथाओं को इतने सहज रूप में नई कहानी आंदोलन के जो कहानीकार हैं उन्होंने व्यंजित किया है अपनी कहानियों में। शुरू में जब कहानी को शुरू करते हैं थोड़ी सी समझने में हमें कठिन सी लगती है, लेकिन बाद में बहुत ही रोचक कहानी हो जाती है। नई कहानी की मैं बात कर रही हूँ। नई कहानी से तात्पर्य 50 से लेकर 60 के दशक में लिखी हुई हिंदी कहानियाँ। और ये कहानियाँ ऐसी क्यों हैं, इनका वर्ण विषय एक से क्यों है, सभी लेखकों ने ऐसे क्यों लिखा, तो इस सब के लिए हिंदी की जो गद्य विधायक कहानी उसका विस्तार से मैंने वीडियो बनाया। नई कहानी का उद्भव और विकास, नई कहानी के प्रमुख परिस्थितियां वगैरह, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा परीक्षा उपयोगी दृष्टि से। शुरू करते हैं कहानी एक और जिंदगी। और उस एक क्षण के लिए प्रकाश के हृदय में धड़कन जैसे रुकी रही। कितना विचित्र था वह क्षण, आकाश से टूटकर गिरे हुए नक्षत्र जैसा। कोहरे के वक्ष में एक लकीर सी खींचकर वह क्षण सहसा व्यतीत हो गया। कोहरे में से गुजरकर जाती हुई आकृतियों को उसने एक बार फिर ध्यान से देखा। क्या यह संभव था कि व्यक्ति की आंखें इस हद तक उसे धोखा दें? तो जो कुछ वह देख रहा था वह यथार्थ ही नहीं था। अब यानी वो सोच रहा है ये सब चीज़ें कि जो वो देख रहा है वो सच है अथवा झूठ। कुछ ही क्षण पहले जब वह कमरे से निकलकर बालकनी में आया था तो क्या उसने कल्पना में भी यह सोचा था कि आकाश के ओर छोर तक फैले हुए कोहरे में गहरे पानी की निचली सतह पर तैरती हुई मछलियां जैसी जो आकृतियां नजर आ रही हैं, उनमें कहीं वे दो आकृतियां भी होंगी? यानी इतना घने कोहरा के बीच में भी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जो मछली की तरह दिखाई दे रही हैं आकृतियां, वो वही आकृतियां हैं जिनसे वो कहीं ना कहीं अपने मन में मिलना चाहता है। मंदिर वाली सड़क से आते हुए दो कुहरीले रंगों पर जब उसकी नज़र पड़ी थी, तब भी क्या उसके मन में कहीं ऐसा अनुमान जागा था? प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर भी न जाने क्यों उसे लग रहा था जैसे बहुत समय से, बल्कि कई दिनों से वह उनके वहाँ से गुजरने की प्रतीक्षा कर रहा। उनके यानी जो दो लोगों की आकृतियाँ दिख रही हैं उनके विषय में, जैसे कि उन्हें देखने के लिए वह कमरे से निकलकर बालकनी पर आया हो और उन्हीं को ढूंढती हुई उसकी आंखें मंदिर वाली सड़क की तरफ मुड़ी हों। यहाँ तक कि उस धानी आंचल और नीली नेकर के रंग भी जैसे उसके पहचाने हुए हों। आंचल यानी बीना का और नीली नेकर यानी पलाश उसके पुत्र की। और कोहरे के विस्तार में वह उन दो रंगों को ही खोज रहा हो। वैसे उन आकृतियों के बालकनी के नीचे पहुंचने तक उसने उन्हें पहचाना नहीं था, परंतु एक क्षण में सहसा वे आकृतियां इस तरह उसके सामने स्पष्ट हो उठी थी जैसे जड़ता के क्षण में अवचेतन की गहराई में डूबा हुआ कोई विचार एकाएक चेतना की सतह पर कौंध आया हो। अवचेतन मन क्या होता है? हमारा सबकॉन्शियस मन माइंड होता है ना,
वो और अचानक हमारे सामने कॉन्शियस हो उठा हो, यानी साकार हो उठा हो। नीली नेकर वाली आकृति घूमकर पीछे की तरफ देख रही थी। क्या उसे भी कोहरे में किसी की खोज थी? और किसकी? प्रकाश का मन हुआ कि उसे आवाज दे दे, मगर उसके गले से शब्द नहीं निकले। कुहरे का समुद्र अपनी गंभीरता में खामोश था, मगर उसकी अपनी खामोशी एक ऐसे तूफान की तरह थी जो हवा ना मिलने से अपने अंदर ही घुमड़कर रह गया हो। नहीं तो क्या वह इतना ही असमर्थ था कि उसके गले से एक शब्द भी नहीं निकल सके? कहने का तात्पर्य था कि जिस प्रकार से हवा चलती है तो कोहरा छट जाता है ना, बारिश भी बादल भी एक जगह से दूसरी जगह पे आते हैं, लेकिन जब हवा नहीं चलती तो घुमड़ घुमड़ के, यानी एक ही जगह उसके मन में, ये सब क्या है, उसके मन में विचारों की जो उथल फुथल चल रही है, तो उसका गला रुंध जाता है उसके कारण, और वह आवाज नहीं दे पाता चाह कर भी। वह यानी प्रकाश बालकनी से हटकर कमरे में आ गया। वहां आते ही अपने अस्त व्यस्त सामान पर नजर पड़ी तो शरीर में निराशा की एक सिरहन दौड़ गई। क्या यही वह जिंदगी थी जिसके लिए उसने ... प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यानी वो अपने कमरे में सामान को देखकर क्या सोच रहा है कि क्या वो यही जिंदगी थी क्या जिसके लिए उसने मतलब कहीं ना कहीं कहना चाहता है कि वीना को छोड़ दिया था, परंतु उसे लगा कि उसके पास कुछ भी सोचने के लिए अभी समय नहीं। उसने जल्दी जल्दी कुछ चीज़ों को उठाया और रख दिया, जैसे कोई चीज़ ढूंढ रहा हो जो उसे मिल नहीं रही हो। अचानक खूंटी पर लटकती हुई पतलून पर नजर पड़ी तो उसने पजामा उतारकर जल्दी से उसे पहन लिया। फिर पल भर खोया सा खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह चाहता क्या है। क्या वह उन दोनों के पीछे जाना चाहता था या बालकनी पर खड़ा होकर पहले की तरह उन्हें देखता रहना ही चाहता था? अचानक उसका हाथ मेज पर रखे हुए ताले पर पड़ गया तो उसने उसे उठा लिया। जल्दी से दरवाजा बंद करके वह जीने से उतरने लगा। जीने मीन्स सीढ़ियाँ। जीने पर आकर पता चला कि जूता नहीं पहना। वह पल भर के लिए ठिठक कर खड़ा रहा, मगर लौटकर नहीं गया। नीचे सड़क पर पहुंचते ही पांव कीचड़ में लथपथ हो गए। दूर देखा, वे दोनों आकृतियां घोड़े के अड्डे के पास पहुंच चुकी थी। वह जल्दी जल्दी चलने लगा। पास से गुजरते हुए एक घोड़े वाले से उसने कहा कि वह आगे जाकर नीली नेकर वाले बच्चे को रोक ले, उससे कहे कि कोई उससे मिलने के लिए पीछे आ रहा है। घोड़े वाला घोड़ा दौड़ाता हुआ गया, मगर उन दोनों के पास न रुककर उनसे आगे निकल गया, जहां जाकर उसने न जाने किसे उसका संदेश दे दिया। यानी वो नीले नेकर वाले बच्चे के लिए को न देकर घोड़े वाला उसका संदेश किसी और को दे देता है। कितना वास्तविक यथार्थ वर्णन लेखक ने यहाँ किया है। एक एक दृश्य, यह ही तो लेखन की विशेषता है ना, कि एक एक दृश्य हमारी आंखों के सामने साकार हो उठते है ना। सब कुछ माहौल कितना घना कोहरा होगा, कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कहानी हमारे आगे ही चल रही है। जल्दी जल्दी चलते हुए भी प्रकाश को लग रहा था जैसे वह बहुत आहिस्ता चल रहा है। होता ना, जब हमें कब कोई बस पकड़नी हो और हम खूब अपने हिसाब से बहुत जल्दी चलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में डर रहता है कि कहीं और जल्दी चले, कहीं ये बस या ट्रेन या गाड़ी छूट ना जाए। जैसे उसके घुटने जकड़ गए और रास्ता बहुत बहुत लंबा हो गया हो। उसका मन इस आशंका से बेचैन था कि उसके पास पहुंचने तक वे लोग घोड़ों पर सवार होकर वहां से चल ना दें, और जिस दूरी को वह नापना चाहता था वह ज्यों की त्यों न बनी रहे। मगर ज्यों ज्यों उसका फासला कम हो रहा था, उसका कम होना भी उसे अखर रहा था। अब देखिए, उसके अंतर्मन में विरोधाभास है। जब वो दूर था तो पास आना चाह रहा था, और जब फासला कम हो रहा है, यानी कि जब वो पास आ रहा है, तो उसके मन को अखर रहा है। ये बात उसके मन को अटपटी लग रही है। क्या वह जानबूझकर अपने को एक ऐसी स्थिति की ओर नहीं ले जा रहा था जिससे उसे अपने आप को बचाना चाहिए था? यानी वीना का दोबारा सामना उसको नहीं करना चाहिए था। उन लोगों ने घोड़े नहीं लिए थे। जब वह उनसे 3-4 गज दूर रह गया तो सहसा उसके कदम रुक गए। तो क्या सचमुच अब उसे स्थिति का सामना करना ही था? पाशी, इससे पहले कि वह निश्चय कर पाता, अनायास उसके मुंह से निकल गया। पलाश को प्यार से पाशी कहता है वो। बच्चे की बड़ी बड़ी आंखें अचानक उसकी तरफ घूम गईं। प्रकाश एक कदम और आगे, आंखें भी। कोहरे में अचानक कई कई बिजलियां कौंध गईं। प्रकाश दोबारा से देखते हैं। बच्चे की बड़ी बड़ी आंखें अचानक उसकी तरफ घूम गईं, साथ ही उसकी माँ की आंखें भी। कोहरे में अचानक कई कई बिजलियां कौंध गईं। प्रकाश 2-1 कदम और आगे बढ़ गया। बच्चा विस्मित आंखों से उसकी तरफ देखता हुआ अपनी माँ के साथ सट गया। कोहरे में अचानक बिजलियां कौंध जाना, ठंडे में, यानी कि देखिए
इस तरीके का इनका रिश्ता है, पूर्व में तलाक इन लोगों का हो चुका है, तो फिर सहज ही स्थिति नहीं है, इतने वर्षों बाद उस चीज का सामना करना सहज नहीं है। पलाश इधर आ मेरे पास, प्रकाश ने हाथ से चुटकी बजाते हुए कहा, जैसे कि ये हर रोज का एक साधारण घटना हो और बच्चा भी कुछ मिनट पहले ही उसके पास से अपनी माँ के पास गया हो, इस प्रकार की हरकत करता है, इस प्रकार का जो है क्रियाकलाप कर रहा है प्रकाश। बच्चे ने माँ की तरफ देखा, वह अपनी आंखें हटाकर दूसरी तरफ देख रही थी। बच्चा और भी उसके साथ सट गया और उसकी आंखें विस्मय के साथ साथ शरारत से चमक उठी। प्रकाश को वहां खड़े खड़े उलझन हो रही थी। उसे लग रहा था कि खुद चलकर दूरी नापने के सिवाय उसके पास कोई चारा ही नहीं है। वह लंबे लंबे डग भरकर बच्चे के पास पहुंचा और उसने बाहों में उठा लिया। बच्चे ने एक बार किलकार कर उसके हाथों से छूटने की चेष्टा की, परंतु दूसरे ही क्षण अपनी छोटी छोटी बाहें उसके गले में डालकर फिर वहीं उससे लिपट गया। प्रकाश उसे लिए हुए थोड़ा एक तरफ को हट गया। प्रकाश बच्चे से पूछता है, तूने पापा को पहचाना नहीं था क्या? पहचाना था। बच्चा बाहें उसके गले में डालकर झूलने लगा। तो तू झट से पापा के पास क्यों आया नहीं? नहीं आया, कहकर बच्चे ने उसे यानी प्रकाश को, अपने पिता को चूम लिया। तो आज ही यहाँ आया? नहीं, कल आया था। रहेगा या आज ही लौट जाएगा? अभी 3-4 दिन लाऊंगा। तो पापा के पास मिलने आएगा? आऊंगा। प्रकाश ने एक बार उसे अच्छी तरह अपने साथ सटाकर चूम लिया तो बच्चा चिल्लाकर उसके माथे, आंखों और गालों को जगह जगह चूमने लगा। ये बच्चों का बालपन है, उन्हें क्या पता कि क्या तलाक है, क्यों अलग रह रहे हैं। देखिए, ये आपका बंटी उपन्यास भी चैनल पे मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें जो कहानी थी वो बंटी की थी और शकुन की थी। तो मैंने कहा ना कि वर्तमान स्थितियों में उस उपन्यास को जब पढ़ाया था तब भी बार बार ये कहा था कि वर्तमान परिस्थितियों में हम देखें तो आसपास ऐसे बहुत से बंटी हमने मिल जाएंगे, बस नाम का ही तो अंतर है। बंटी हो या पलाश, उस त्रासदी को तो बच्चे ही भुगत रहे हैं। कैसा बच्चा है? पास खड़े एक कश्मीरी मजदूर ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम ता लेते हो? बच्चा बाहें उसकी गर्दन में डाले हुए जैसे उसे अच्छी तरह से देखने के लिए थोड़ा पीछे को हट गया। वहां प्रकाश ने दूर अपने कमरे की बालकनी की तरफ इशारा किया। तू कब तक वहां आएगा? अभी ऊपर जातल दूध पीऊंगा, उसके बाद तुम्हारे पास आऊंगा। बच्चे ने एक बार अपनी माँ की तरफ देखा और उसकी बाहों से निकलने के लिए मचलने लगा। मैं वह बालकनी में कुर्सी डालकर बैठा रहूंगा और तेरा इंतजार करूंगा। बच्चा पिता की बाहों से उतरकर अपनी माँ की तरफ भाग गया तो प्रकाश ने पीछे से कहा। क्षण भर के लिए उसकी आंखें बच्चे की माँ से मिल गईं, परंतु दूसरे ही क्षण दोनों दूसरी तरफ देखने लगे। बच्चा जाकर माँ की टांगों से लिपट गया तो वह कोहरे के पार देवदारों की धुंधली रेखाओं को देखती हुई उससे बोली, तुझे दूध पीकर आज खिलन मर्ग नहीं चलना क्या? नहीं। बच्चे ने उसकी टांगों के सहारे उछलते हुए सपाट जवाब दिया, मैं दूध पीतल पापा के पास जाऊंगा। यानी बच्चा कह देता है कि उसकी माँ से प्रलोभन देती है कि भाई तुम्हारा तो प्रोग्राम पहले से तय था कि खिलनबर्ग घूमने जाएंगे, लेकिन उसका जो बच्चा है पलाश वो कहता है कि नहीं, मैं तो पापा के पास जाऊंगा, मैं कहीं भी घूमने नहीं जाऊंगा। आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। 3 दिन 3 रातों से आकाश घिरा हुआ था। कोहरा धीरे धीरे इतना घना हो गया था कि बालकनी से आगे कोई रूप, कोई रंग नजर ही नहीं आता था। आकाश की पारदर्शिता पर जैसे गाढ़ा सफेदा पोत दिया गया हो, यानी कि दूर दूर तक बहुत ही कोहरा था। ज्यों ज्यों समय बीत रहा था कोहरा और घना होता जा रहा था। कुर्सी पर बैठे हुए किसी किसी क्षण महसूस होने लगता था जैसे वह बालकनी पहाड़ियों से घिरे हुए खुले विस्तार में न होकर अंतरिक्ष के किसी रहस्यमय प्रदेश में बनी हो। नीचे और ऊपर केवल आकाश ही आकाश हो, जिसके अतल में बालकनी की सत्ता एक अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र लोक की तरह हो। यानी कि चारों ओर सफेद परत जमी हुई थी कोहरे की, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी दूसरे लोक में ही आ गया हो। उसकी आंखें इस तरह एकटक सामने की तरफ देख रही थी जैसे आकाश में और कोहरे में उसे कोई अर्थ ढूंढना हो, अपनी बालकनी के वहां होने के रहस्य को जानना हो। देखिए, अकेला व्यक्ति अकेलेपन में कुछ सोचता रहता है, वो बाहर की तरफ देखते हुए। हवा से कोहरे के बादल कई कई रूप लेकर इधर से उधर भटक रहे थे, अपनी गहराई में फैलते और सिमटते हुए वे अपनी था नहीं पा रहे थे। बीच में कहीं कहीं देवदारों की फुनगियों पर एक हरी लकीर की तरह निकली हुई थी। कोहरे के आकाश पर
कोहरे के आकाश पर लिखी गई एक अस्त व्यस्त लिपि जैसी। यानी देखिए देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्षों पे इतनी बर्फ जमी हुई है कि जो हरा कलर है ना उनका छोटा छोटा सा कहीं दिख रहा है, जगह जगह लकीर जैसा। देखते देखते वह लकीर भी गुम हो जाती थी बर्फ और कोहरे के कारण। कोहरे का हाथ उसे रहने देना नहीं चाहता था। लकीर को मिटते देखकर स्नायुओं में एक तनाव सा आ गया था, जैसे किसी भी तरह वह उस लकीर को मिटने से बचा लेना चाहता हो। परंतु जब एक बार लकीर मिटकर बाहर नहीं निकली तो उसने सिर पीछे को धकेल लिया और खुद भी कोहरे में कोहरा होकर पड़ा रहा। दूसरा दृश्य है, अतीत के कोहरे में कहीं एक दिन भी था जो 4 बरस बीत जाने के बाद भी बीत नहीं सका था। यानी अब पुरानी स्मृतियों में डूब जाता है वह प्रकाश। बच्चे की पहली वर्षगांठ थी। उस दिन वही उसके जीवन की सबसे बड़ी गांठ बन गई थी। अब देखते हैं कि यहाँ क्या होता है बच्चे के पहले जन्मदिन पे। विवाह के कुछ महीने बाद से ही पति पत्नी अलग अलग रहने लगे थे। विवाह के साथ जो सूत्र जुड़ना चाहिए था वह जुड़ नहीं सका था। दोनों अलग अलग जगह काम करते थे और अपना अपना स्वतंत्र ताना बाना बुनकर जी रहे थे। लोकाचार के नाते साल 6 महीने में कभी एक बार मिल लिया करते थे। वह लोकाचार ही इस बच्चे को इस संसार में ले आया था। बीना समझती थी कि इस तरह जानबूझकर उसे फंसा दिया गया है। प्रकाश सोचता था कि अनजाने में ही उससे एक अपराध हो गया है। परंतु जन्म के 5वें या 6ठे रोज बच्चे की हालत सहसा बहुत खराब हो गई तो वह अपने कमरे में अकेला बैठा हवा में बच्चे के आकार को देखता हुआ कहता रहा था, तुझे जीना है, तू इस तरह नहीं जा सकता, सुन रहा है, तुझे जीना है, हर हालात में जीना है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, समझा। यानी वैसे जिस तरीके का उनका रिश्ता था कि वो 2-4 महीने बाद ही अलग रह रहे हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते भी नहीं है, 5-6 महीने में एक बार, तो उसके बाद बच्चे का आना उनकी ज़िंदगी में दोनों के लिए ही कोई विशेष खुशी का कारण नहीं बनता, क्योंकि प्रेम ही है जो पति पत्नी के रिश्ते को बांधे रखता है और उस प्रेम का प्रतीक बच्चे समझे जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से इनका जो रिश्ता है उसमें कहीं भी से प्रेम की संभावना हमें दिख नहीं रही है, तो दोनों ही उसको बोझ सा ही मान रहे हैं। लेकिन जब वो बीमार होता है तो प्रकाश उसके लिए बहुत कुछ महसूस करता है। साल भर से बच्चा माँ के पास ही रह रहा था। बीच में बच्चे की दादी 6-7 महीने उसके पास रह आई थी। पहली वर्षगांठ पर बीना ने लिखा था कि वह बच्चे को लेकर अपने पिता के यहाँ लखनऊ जा रही है, वहीं पर बच्चे के जन्मदिन की पार्टी करेगी। प्रकाश ने उसे तार दिया था कि वह भी उस दिन लखनऊ आएगा, अपने एक मित्र के यहाँ हजरतगंज में ठहरेगा। अच्छा होगा कि पार्टी वहीं पर की जाए। लखनऊ के कुछ मित्रों को भी उसने सूचित कर दिया था कि उसके बच्चे की वर्षगांठ के अवसर पर वे उसके साथ चाय पीने के लिए आए। उसने सोचा था कि बीना उसे स्टेशन पर मिल जाएगी, परंतु वह नहीं आई। हजरतगंज पहुंचकर नहा धो चुकने के बाद उसने बीना के पास फिर संदेश भेजा कि वह वहां पहुंच गया है। कुछ लोग 4:30-5 बजे तक चाय पर आएंगे चाय पीने के लिए, इसलिए वह उस समय तक बच्चे को लेकर अवश्य वहां पहुंचे। परंतु 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे बीना बच्चे को लेकर नहीं आए। दूसरी बार संदेश भेजने पर पता चला कि वहां उन लोगों की पार्टी चल रही है। बीना ने कहला भेजा था कि बच्चा 8 बजे तक खाली नहीं होगा, इसलिए वह उस समय उसे लेकर नहीं आ सकती। प्रकाश ने अपने मित्रों को चाय पिलाकर विदा कर दिया। बच्चे के लिए खरीदे हुए उपहार बीना के पिता के घर भेज दिए। साथ ही संदेशा भी भेजा कि बच्चा जब भी खाली हो उसे थोड़ी देर के लिए उसके पास भेज दिया जाए। परंतु 8 के बाद 9 बजे, 10 बजे, 12 बज गए, पर बीना ना तो बच्चे को लेकर ही आई और ना ही उसने उसे किसी और के साथ भेजा। प्रकाश रात भर सोया नहीं। उसके दिमाग को जैसे कोई छेनी से छीलता रहा। बहुत चुभ जाती है उसको ये बात। सुबह उसने फिर बीना के पास संदेश भेजा। इस बार बीना बच्चे को लेकर आ गई। उसने बताया कि रात को पार्टी देर तक चलती रही, इसलिए उसका आना संभव नहीं था। अगर वास्तव में उसे, यानी बीना उससे कहती है कि अगर वास्तव में उसे बच्चे से प्यार था प्रकाश को, तो उसका कर्तव्य था कि वह अपने उपहार लेकर खुद उनके यहाँ पार्टी में आ जाता। उस दिन सुबह से आरंभ हुई बात आधी रात तक चलती रही। यानी जो बात कह लीजिए, साधारण भाषा में लड़ाई कहते हैं इसे, तो लड़ाई चलती रही रात तक। प्रकाश बार बार कहता रहा, बीना, मैं इस बच्चे का पिता हूँ। पिता होने के नाते मुझे यह अधिकार तो है ही कि मैं अपने बच्चे को अपने पास बुला सकूं। परंतु बीना का उत्तर था, आपके पास पिता का दिल होता तो क्या आप पार्टी में ना आते? आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगी कि यह एक आकस्मिक घटना ही है कि आप इसके पिता हैं। बीना वह फटी फटी आंखों से उसके चेहरे की तरफ देखता रह गया। तुम बताओ, तुम चाहती क्या हो? कुछ भी नहीं। मैं आपसे क्या चाहूंगी?
तुमने सोचा है कि इस बच्चे के भविष्य का क्या होगा? प्रकाश कहता है, वीना कहती है, जब हम अपने ही भविष्य के बारे में नहीं सोच सकते तो इसके भविष्य के बारे में क्या सोचेंगे? प्रकाश कहता है, क्या तुम यह पसंद करोगी कि बच्चे को मुझे सौंप दो और खुद स्वतंत्र हो जाओ? वीना कहती है, बच्चे को आपको सौंप दो? वीना के स्वर में वितृष्णा गहरी हो गई। इतनी मूर्ख तो मैं नहीं हूं। प्रकाश कहता है, तो क्या तुम यही चाहती हो कि इसका निर्णय करने के लिए अदालत में जाया जाए? वीना कहती है, आप अदालत में जाना चाहें तो मुझे उसमें भी ऐतराज नहीं। जरूरत होने पर मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगी। आपका बच्चे पर कोई अधिकार नहीं है। बच्चे को पिता से ज्यादा माँ की जरूरत होती है। कई दिन, कई सप्ताह वह मन ही मन संघर्ष करता रहा। जहाँ उसे दोनों ना मिल सकते हो वहाँ माँ तो कम से कम मिलनी चाहिए। अंत में प्रकाश यही सोच लेता है कि चलो दोनों नहीं तो माँ का प्यार तो बच्चों को मिलना ही चाहिए। अच्छा है, तुम बच्चे की बात भूल जाओ और नए सिरे से अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश करो, मगर ... फिजूल की हुज्जत में कुछ नहीं रखा है। बच्चे अच्छे तो होते ही रहेंगे। तुम संबंध विच्छेद करके फिर से ब्याह कर लो तो घर में बच्चे ही बच्चे हो जाएंगे। समझ लेना कि एक बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो गई। ये वीना कहती है प्रकाश से। सोचने में दिन, सप्ताह और महीने निकलते गए। क्या सचमुच इंसान पहले की जिंदगी को मिटाकर नए सिरे से जिंदगी आरंभ कर सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है लेखक ने। इस पर विचार कीजिएगा। विचार प्रधान ही हैं आधुनिक जो नई कहानियां हैं, इनमें केवल विचार हैं और मन के खुलती परत दर परत खुलती हुई तह है मन की, जो कहीं ना कहीं जुड़ाव व्यक्ति उनसे महसूस कर ही लेता है। क्या सचमुच जिंदगी के कुछ वर्षों को एक दुस्वप्न की तरह भूलने का प्रयत्न किया जा सकता है? देखिए, प्रत्येक विवाहित जो या दंपति होता है, दाम्पत्य जीवन में ऐसा समय सबके जीवन में कभी ना कभी कठिन समय आता है ना, और उसी में हमें तय करना होता है कि कौन सी दिशा, नई दिशा चुननी है अथवा इन्हीं संबंधों को बेहतर बनाना है। बहुत से इंसान हैं जिनकी जिंदगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी दोराहे से गलत दिशा की ओर भटक जाती है। क्या यही उचित नहीं कि इंसान उस रास्ते को बदलकर अपनी गलती सुधार ले? आखिर इंसान को जीने के लिए एक ही जीवन तो मिलता है, वही प्रयोग के लिए और वही जीने के लिए। तो क्यों इंसान एक प्रयोग की असफलता को जीवन की असफलता मान ले? यानी एक जगह तो लेखक ये कह रहा है कि चलो अपनी गलती मानकर गलती में सुधार कर लेना चाहिए नई राहें चुनने से। दूसरे में कहता है कि जीने के लिए एक ही तो जिंदगी मिली है, अब उसमें चाहे एक्सपेरिमेंट करते हुए गुजार दो या उसको जी लो, है ना। एक प्रयोग की असफलता को जीवन की असफलता क्यों मान ले? कहने का मतलब है कि अगर एक विवाह असफल हो गया तो लेखक कहता है क्या जरूरी है कि वो उसको अपने जीवन की असफलता मान ले। दूसरा दृश्य बदलता है। कोर्ट में कागज पर हस्ताक्षर करते समय छत के पंखे से टकराकर एक चिड़िया का बच्चा नीचे आ गिरा। हाय हाय, चिड़िया मर गई, किसी ने कहा। तो प्रतीक है, यानी चिड़िया का बच्चा टकरा के पंखे से गिर गया। इसके माध्यम से लेखक कुछ व्यक्त करना चाहता है अपने पुत्र पलाश के लिए। मरी नहीं, अभी जिंदा है, कोई और बोला। चिड़िया नहीं है, चिड़िया का बच्चा है, किसी तीसरे ने कहा। सीधी सी बात है कि जैसा कि हमने कहा कि कोई त्रासदसी होती है या कोई भी जो भी, इसके जैसा कि कहा कि सबसे कम गलती अगर पति पत्नी का संबंध टूटता है तो बच्चे की होती है। विस्तार से हम इसमें आपका बंटी पे चर्चा कर चुके हैं उस उपन्यास में, लेकिन भुगतते बच्चे हैं। तो यानी कि मरता चिड़िया नहीं मरती, मरता कौन है? बच्चा। इसे उठाकर बाहर हवा में छोड़ दो। नहीं नहीं, यहीं पड़ा रहने दो, बाहर इसे कोई बिल्ली खा जाएगी। यह यहाँ आया किस तरह? जाने किस तरह रोशनदान के रास्ते से आ गया होगा। बेचारा कैसे तड़प रहा है। शुक्र है पंखे ने इसे काट ही नहीं दिया। काट दिया होता तो बल्कि अच्छा था। अब इस तरह बेचारा क्या जिएगा। यदि इन लाइनों को समझना चाहें तो आपका बंटी उपन्यास चैनल पे आपने पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझ गए कि मर ही जाना बल्कि अच्छा था। आगे अब बेचारा क्या जिएगा, जख्मी हो गया, यानी एक आहत मन से जो बंटी है वो जी रहा है, लेकिन उससे नॉर्मल बच्चा तो हम नहीं कह सकते ना। जो जीवन बंटी ने जिया वो नॉर्मल बच्चों का सा जीवन नहीं जिया। शगुन ने भरसक प्रयास करती है बंटी को बहुत अच्छा जीवन देने का, लेकिन क्या वो उसे दे पाती है? क्या जिएगा? सीधा सा, जैसा कि शुरू में स्पष्ट था कि बच्चे के माध्यम से प्रतीक इसको बनाया चिड़िया के बच्चे को, कि नहीं होता तो ही ज़्यादा अच्छा होता। अब क्या जिएगा? अब तक पति पत्नी दोनों ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बच्चा उस समय कोर्ट के अहाते में कौओं के पीछे भागता हुआ किलकारियां मार रहा था। वहां धूल उड़ रही थी और चारों तरफ मटियाली सी धूप फैली हुई थी। फिर वही दिन, सप्ताह और महीने
2.5 साल गुजर जाने पर भी प्रकाश फिर से जिंदगी आरंभ करने का निश्चय नहीं कर पाया था। उस अर्श में बच्चा 3 बार उससे मिलने के लिए आया था। वह नौकर के साथ आता था और दिन भर रहकर अंधेरा होने पर लौट जाता था। पहली बार वह उससे शर्माता रहा था, मगर बाद में उससे हिल मिल गया था। प्रकाश बच्चे को लेकर घूमने जाता था, उसे आइसक्रीम खिलाता था, खिलौने ले देता था। बच्चे जाने के समय हट करता था, अब भी नहीं जाऊंगा, दूध पीतल जाऊंगा, थाना थातल जाऊंगा। जब बच्चा इस तरह की बात कहता था तो उसके अंदर सहसा कोई चीज़ सुलग उठती थी। उसका मन होता था कि नौकर को झिड़क कर वापस भेज दे और बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख ले। यानी कि एक जो पिता का मन है वह वहाँ पे जागृत हो जाता है। पिता की जो कोमल भावना है, वात्सल्य की, स्नेह की, वो अपने बच्चे के प्रति जाग जाती हैं जब भी बच्चा उससे मिलने आता है। जब नौकर बच्चे से कहता था बाबा चलो अब देर हो रही है, तो प्रकाश का शरीर एक हताश आवेश से कांपने लगता और बहुत कठिनता से वह अपने को संभाल पाता। आखिरी बार बच्चा रात के 9 बजे तक रुका रह गया तो एक अपरिचित व्यक्ति उसे लेने के लिए चला आया था। बच्चा उस समय उसकी गोदी में बैठा था। देखिए अब बच्चे को भेज दीजिए, इसे बहुत देर हो गई है, अजनबी ने आकर कहा। आप देख रहे हैं बच्चा खाना खा रहा है। उसका मन हुआ कि मुक्का मारकर उस आदमी के दांत तोड़ दे। हाँ हाँ आप खाना खिला दीजिए, अजनबी ने उदारता के साथ कहा। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। गुस्से के मारे प्रकाश के हाथ इस तरह कांपने लगे कि उसके लिए बच्चे को खाना खिलाना असंभव हो गया। जब नौकर बच्चे को लेकर चला गया तो उसने देखा कि बच्चे की टोपी वहीं पर रह गई है। वह टोपी लिए हुए भागकर नीचे पहुंचा तो देखा कि नौकर और अजनबी के अलावा बच्चे के साथ और कोई भी है और वो है उसकी माँ। वे लोग 40-50 गज आगे पहुंच गए थे। उसने नौकर को आवाज़ दी तो चारों ने मुड़कर एक साथ उसकी तरफ देखा। नौकर टोपी लेने के लिए लौट आया। शेष तीनों आगे चलते रहे। उस रात वह एक दोस्त की छाती पर सिर रखकर देर तक रोता रहा। यानी अब अपने देखिए ऐसा माना जाता है कि पुरुष, समाज में ऐसी मान्यता है कि पुरुष जो है कठिन होते हैं और महिलाएं भावुक होती हैं। थोड़ा मानसिक स्तर पे मैं बात कर रही हूँ, लेकिन पुरुष भी भावुक होते हैं, उनको रोने का अधिकार नहीं है ना। जो कोई लड़का रोता है तो कहते हैं ना उससे क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। तो यानी ऐसा समाज में मान्यता है कि लड़कियां ही रोएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी जब पुरुषों का भी हृदय भर आता है तो वो भी उतना ही दुख अनुभव करते हैं जितना कि हम यानी महिलाएं अनुभव करती हैं। अब यही दुख दुख है वो महसूस कर रहा है प्रकाश अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वो भी उससे बहुत प्यार करता है लेकिन साथ नहीं रह सकते। इसके आगे की कथा में क्या होता है ये देखेंगे कल के अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को लाइक करना भूल गए हो तो लाइक कर दीजिए। कथा आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो रेड बटन से जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे प्रेस करिए। साथ ही बेल आइकन में ऑल वाला ऑप्शन प्रेस करिए ताकि हिंदी साहित्य की बेहतरीन रचनाएं आपके समक्ष में प्रस्तुत करती रहूं और आप नियमित हम आपसे जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।